नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले सेशन से पढ़ रहे हैं पद परिचय। पद परिचय यानी कि जब हम वाक्य में किसी भी शब्द को लिखते हैं तो शब्द कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, यानी कि कहीं पर वो संज्ञा होता है, कहीं पर सर्वनाम, कहीं पर क्रिया, कहीं पर विशेषण, कहीं पर क्रिया विशेषण, कहीं पर समुच्चय बोधक, कहीं पर संबंध बोधक आदि आदि। तो इस तरह से उन शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना, उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। और मैंने आप लोग को पद परिचय जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय हमने पढ़ा और हमने विशेषण का पद परिचय भी पढ़ा। और इसके लिए आप सबको अभी तक इतना जरूर पता चल गया होगा कि आपको संज्ञा के सारे भेद क्लियर होने चाहिए, सर्वनाम के सारे भेद क्लियर होने चाहिए, विशेषण के सारे भेद क्लियर होने चाहिए और क्रिया के सारे भेद क्लियर होने चाहिए। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने पढ़ा था संज्ञा पद का परिचय, और दूसरा हमने पढ़ा था सर्वनाम का पद परिचय, और तीसरा हमने पढ़ा था विशेषण का पद परिचय। तो संज्ञा का पद परिचय पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले संज्ञा का जो भेद है उसके बारे में हमने जाना, उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, उसके बाद क्रिया के साथ उसका संबंध और कारक। कारक यहाँ पर कर्ता कारक है, ठीक है। कारक कौन है? कर्ता कारक है। और दूसरा क्रिया के साथ कर्ता का संबंध है। किसका संबंध है क्रिया के साथ? कर्ता का, क्योंकि मोहन पुस्तक पढ़ता है जो हमने लिखा है, तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर कहा कि मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। आगे बढ़ेंगे। सर्वनाम हमने पढ़ा, सर्वनाम का पद परिचय, मैं आगरा में रहता हूँ। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम का पद परिचय आप लोग को बताने को कहा। तो मैं यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैंने आप लोग को कहा था कि आप एक बार घर पर ये सारी चीजें रिवाइज करेंगे, यानी कि संज्ञा के भेद पढ़कर आएंगे, सर्वनाम के भेद पढ़कर आएंगे, क्रिया विशेषण आदि के भेद पढ़कर आप आएंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और सर्वनाम के का जो पहला भेद होता है उसके भी 3 उपभेद होते हैं। और उन उपभेदों में हमने तीनों के एग्जाम्पल पढ़े थे। मैं यानी कि जो अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा हो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर वह यानी कि अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, तो अन्य व्यक्ति, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हमने इसको कहा। वह खाना खाएगा, तो खाएगा यानी कि पुल्लिंग शब्द उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, एक वचन है और कर्ता कारक है और क्रिया का कर्ता से संबंध है। बिल्कुल दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया था, तीसरा, कि तुम चित्र बना रही थी। तुम यानी कि दूसरे व्यक्ति से हम कह रहे हैं, सुनने वाले व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो इसीलिए इसे हमने कहा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के तीनों भेदों को जाना और सर्वनाम से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स को भी हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद विशेषण में भी हमने यहाँ पर बताया था कि विशेषण के लिए आपको सबसे पहले भेद पता होना चाहिए, लिंग पता होना चाहिए, वचन पता होना चाहिए और विशेष्य पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा श्याम बहुत मेहनती है। श्याम बहुत मेहनती है। तो मेहनती शब्द जो आपका है वो गुणवाचक विशेषण है और पुल्लिंग है, एक वचन है, और श्याम जो है वो विशेषण का विशेष्य है। यानी कि विशेषण जो मेहनती शब्द है, विशेषण उसका विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई है वो है श्याम, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हमने पढ़ा।
अब हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे सेशन की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में, यानी कि जब कभी वाक्य में क्रिया का आपको पद परिचय देना होता है क्रिया का, तो आप किस प्रकार से देंगे। क्रिया बिल्कुल सेम। सबसे पहले आपको भेद बताना होगा, उसके बाद आपको वाच्य बताना होगा कि कौन सा वाच्य यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्रिया के बाद आपको सबसे पहले आपको क्रिया का भेद बताना होगा, उसके बाद आपको वाच्य बताना होगा, उसके बाद आपको लिंग बताना होगा, उसके बाद वचन, उसके बाद काल, उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्म। तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो हम वाक्य लिखते हैं क्रिया के लिए। बच्चे गेंद से खेलते हैं। बच्चे गेंद से खेलते हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि हमने पद परिचय देना है क्रिया का, पद परिचय देना है हमने क्रिया का, तो बच्चे गेंद से खेलते हैं। खेलते हैं शब्द जो है हमारा क्रिया है। क्या है? खेलते हैं शब्द जो है वो हमारा क्रिया है। बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो क्रिया का आपने क्या बताना है? सबसे पहले आपने क्रिया का भेद बताना है। तो क्रिया का भेद आपको पता होगा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए, क्रिया के भेद दो आधार पर होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया के भेद दो अलग अलग आधार पर होते हैं, जैसे कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर देखेंगे। तो अगर हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखें तो दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहले सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। स यानी कि जहां पर कर्म साथ में होता है, अ यानी कि जहां पर कर्म नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं हमने लिखा बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो बच्चे किससे खेल रहे हैं? अगर मैं केवल लिखूं बच्चे खेलते हैं तो ये भी क्रिया है कि बच्चे खेलते हैं, क्योंकि खेलना, चलना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रिया है। तो बच्चे खेलते हैं ये क्रिया है, लेकिन अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्म नहीं बताया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे गेंद से खेलते हैं, यानी कि कर्म जो है, कर्म उपलब्ध है साथ, कर्म के साथ और कर्म के बिना। जहां पर कर्म होता है सकर्मक, जहां पर कर्म नहीं होता वहां पर अकर्मक। तो यहाँ पर कर्म उपलब्ध है, इसीलिए ये हमारा सबसे पहले क्रिया का भेद होगा सकर्मक क्रिया। उसके बाद आपको बताना है क्रिया के लिए वाच्य। कौन सा वाच्य है? देखिए, सकर्मक क्रिया जहां पर क्रिया है तो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। और वाच्य, तो बच्चे गेंद से खेलते हैं। बच्चे गेंद से खेलते हैं यानी कि ये कर्म वाच्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, यहाँ पर बच्चों की प्रधानता नहीं है। यहाँ पर गेंद से खेलते हैं यानी कि बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो कर्म प्रधान है, तो ये आपका कर्म वाच्य हुआ। तो आप इसमें लिखेंगे कर्म वाच्य। देखिए, वाच्य भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, हमने वाच्य वाला सेशन भी अपना कंप्लीट किया है। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पर लिंग। तो बच्चे गेंद से खेलते हैं, यहाँ पर आपका बच्चों के बारे में कहा गया है, तो आप यहाँ पर पुल्लिंग लिखेंगे। बच्चे गेंद से खेलते हैं, पुल्लिंग। अगला खेलते हैं, यहाँ पर काल आपको बताना है। और हाँ,
क्योंकि बच्चे, तो आप यहां लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन आप लिखेंगे। उसके बाद काल की बात की गई है, तो बच्चे गेंद से खेलते हैं, यानी कि बच्चे अभी गेंद से खेलते हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे वर्तमान काल, वर्तमान काल। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि बच्चे गेंद से खेलेंगे, या बच्चे गेंद से खेल रहे थे, या बच्चे गेंद से खेला करते हैं, ऐसा आपको कोई भी यहाँ पर चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो आप डायरेक्ट सेंटेंस में लिखेंगे, अगर बच्चे गेंद से खेलते हैं लिखा है तो वर्तमान काल आप लिखेंगे। तो हमने ये कंफर्म किया, खेलते हैं क्या है, क्रिया है, और उसका पद परिचय आपने किस प्रकार से दिया। सबसे पहले आपने भेद बताया, सकर्मक क्रिया, उसके बाद आपने वाच्य बताया, कर्मवाच्य, उसके बाद आपने लिंग बताया, पुल्लिंग, उसके बाद आपने वचन बताया, बहुवचन, उसके बाद आपने काल बताया, वर्तमान काल। तो ये हमारा क्रिया का जो पद परिचय है आप इस प्रकार से देंगे। नेक्स्ट हमारा होगा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? नंबर 5 हमारा होगा क्रिया विशेषण। अब आपको क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है, क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिया क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोहन चलता है, क्रिया है। मोहन धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण है। सीता नृत्य करती है, क्रिया है। सीता बहुत अच्छा नृत्य करती है, क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से आप जब कोई शब्द आपकी क्रिया की विशेषता को बताता है, आपकी क्रिया की विशेषता को आपको दिखाता है, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय यहाँ पर देना है। तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर एग्जाम्पल, रिया बहुत बोलती है, रिया बहुत बोलती है। तो आपको यहाँ पर अगर मैं क्रिया छांटने के लिए कहूं, इस वाक्य में मैं कहूं कि क्रिया बताइए इस वाक्य में क्या है, तो क्रिया है बोलती है, रिया बोलती है, क्रिया है। लेकिन रिया बहुत बोलती है, और घोड़ा दौड़ता है, क्रिया है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर रिया बोलती है शब्द जो है वो आपका क्रिया है, लेकिन रिया बहुत बोलती है शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। अब आपको, क्योंकि जब आप क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो आपको क्रिया विशेषण के भेद भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयोग किया है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद यहाँ पर है। देखिए, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद, क्रिया विशेषण भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती भी हूँ कि अगर आपको किसी टॉपिक में, चाहे वो आपके हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ हो या चाहे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका से जुड़ा हुआ हो, किसी में भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, किसी चीज को रिवाइज करवाना है, कोई चीज दोबारा रिपीट करवानी है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मुझे बताइए, अपनी समस्याएं मेरे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि अब जैसे हम यहाँ पर क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा कि आपको क्रिया विशेषण बताने के लिए
क्रिया विशेषण का पद परिचय देने के लिए सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण के भेद पता होने चाहिए। दूसरा, आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सी क्रिया है, और उसके बाद आपको विशेष्य पता होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर क्रिया विशेषण के भेद। और क्रिया विशेषण के भी अगर आपको भेद कंफर्म नहीं है, आपको भेद बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन सा भेद क्या हमें बताता है, तो फिर आप यहाँ पर नहीं बता सकते कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए आप सारी चीजें एक बार घर में जरूर रिवाइज कीजिए, और उसके बाद अगर आपको किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर क्रिया विशेषण, तो बच्चे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले हम इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ चुके हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण एवं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैं आपके लिए एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ: रीतिवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 स्थानवाचक, और नंबर 4 परिमाणवाचक। तो ये 4 भेद क्रिया विशेषण के मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले रीतिवाचक, रीति यानी कि तरीका, रीति यानी कि तरीका। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, तो जैसे मैंने कहा रिया बहुत बोलती है, रीतिवाचक, तो क्रिया किस प्रकार से हुई है यहाँ पर ये बताया जाएगा, यानी कि क्रिया के होने की रीति क्या है, क्रिया के होने की विधि क्या है। तो अगर मैं कहूँ कछुआ धीरे धीरे चलता है, अगर मैं कहूँ कछुआ चलता है तो ये आपकी क्रिया है। लेकिन मैं कहूँ कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द हमें ये बता रहा है कि क्रिया जो है वो बहुत स्लोली हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है। और अगला मैं एग्जांपल दूं, गाड़ी तेज चल रही है, तो गाड़ी चल रही है आपकी क्रिया है, लेकिन तेज चल रही है, आपको पता चल रहा है कि क्रिया बहुत तेजी से हो रही है। तो रीति यानी कि विधि जहां पर बताई जाती है काम के होने की, उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काल का अर्थ होता है समय। तो काल यानी कि वो क्रिया के होने के समय का बोध आपको कराता है, तो उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन यानी कि रोज, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, तो ये क्रिया के होने के समय को बता रहा है। नेताजी अभी अभी आए हैं, तो नेताजी के अभी अभी आने का यानी कि अभी अभी पहुंचे हैं, इस समय का आपको बोध हो रहा है। मैं परसों आगरा जाऊंगी, मैं परसों दिल्ली जाऊंगी, तो परसों यानी कि मैं समय आपको बता रही हूँ कि क्रिया जो है वो परसों होने वाली है, आने वाले समय में होने वाली है। या हम प्रतिवर्ष हरिद्वार जाते हैं, हम प्रतिवर्ष हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो प्रतिवर्ष आपको समय बताया जा रहा है कि हम प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो इस तरह से कालवाचक भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट स्थानवाचक। स्थानवाचक, स्थान यानी कि जगह, और वाचक यानी कि बताने वाला, बोध कराने वाला। तो स्थानवाचक में क्या होता है कि जो क्रिया विशेषण आपको ये बताए कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, वो आपका होता है स्थानवाचक। जैसे चारों ओर गंदगी फैली हुई है, या चारों ओर की गंदगी को साफ करवाइए। ऊपर चलो वहां बातें करेंगे, बाहर चलो वहां बैठेंगे, अंदर चलो वहां पर खाना खाएंगे। तो जो भी चीजें क्रिया का स्थान आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ बैठिए, आप कुर्सी पर बैठिए,
आप नीचे बैठिए। तो इस तरह से जहां पर क्रिया के होने का स्थान आपको बताया जा रहा है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और नंबर 4 आपका आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी कि क्रिया जिस क्रिया विशेषण शब्द से आपको क्रिया की परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। ये सारी चीजें बच्चे हम आपके साथ पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, अगर आपने इस चीज को पढ़ा होगा तो आपकी समझ में ये सारी चीजें जरूर आएंगी। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी कि परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, जहां पर आपको किसी कार्य के होने की मात्रा का बोध हो, यानी कि अधिकता या न्यूनता का बोध हो, उससे आप परिमाणवाचक कहेंगे। तो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, रिया बहुत बोलती है। देखिए, उतना खाओ जितना आवश्यक हो, प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलेगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना और बहुत, ये आपके परिमाण को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? परिमाण यानी कि मात्रा को दर्शाते हैं। तो बहुत बोलती है, रिया बहुत बोलती है। तो अब आप यहाँ पर बहुत शब्द का पद परिचय देंगे। तो किस प्रकार से देंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे भेद। तो अभी हमने जान लिया, चारों भेद हमने समझे। चारों में से हमें पता चला कि जो यहाँ पर शब्द दिया गया है बहुत, वो हमारा परिमाणवाचक यानी कि मात्रा का बोध कराने वाला शब्द है। तो आप इसमें लिखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 मैंने आपको बताया क्रिया। इसमें क्रिया कौन सी है? देखिए, क्रिया है अकर्मक क्रिया। यहाँ पर आपको केवल क्रिया की विशेषता बताई गई है, कोई भी कर्म यहाँ पर नहीं है। रिया बहुत बोलती है। बोलती है आपका जो शब्द है ये आपकी क्रिया है, और बहुत शब्द केवल आपकी क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अकर्मक यानी कि जहाँ पर कोई भी कर्म उपस्थित ना हो, अकर्मक क्रिया। नंबर 3, बोलती है जो शब्द है वो क्रिया का विशेषण, यानी कि कौन से शब्द का विशेषण? आपको यहाँ पर क्रिया बतानी है। क्रिया विशेषण के लिए आपने कॉपी में लिखा होगा, मैंने क्या क्या चीजें आपको लिखाई हैं। सबसे पहले भेद, उसके बाद क्रिया, उसके बाद विशेष्य। तो विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? बोलती है। और बोलती है शब्द क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। तो क्रिया का क्रिया विशेषण। क्रिया का क्रिया विशेषण यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि आप क्रिया विशेषण पद का कैसे पद परिचय देंगे। नेक्स्ट है हमारा, आपने लिखा है अपनी कॉपी में, संबंध बोधक शब्द। नंबर 6 है संबंध बोधक, और इसका आपको देना है पद परिचय। आप किस तरह से संबंध बोधक का पद परिचय देंगे? संबंध बोधक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संबंध बोधक क्या होता है। देखिए, संबंध बोधक, संबंध यानी कि आपको संबंध का ज्ञान कराना, आपस में जो जुड़ी है चीजें उनका आपस में संबंध आपको बताना, संबंध का ज्ञान कराना। तो जैसे कि संबंध बोधक में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको भेद बताना है, फिर आपको
उससे संबंधित वाक्य बताना है और फिर उसका वाक्यों के साथ जो वर्णन किया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे संबंध बोधक शब्द में आपको यहाँ पर बताऊंगी कि संबंध का ज्ञान कराने वाला, तो एग्जाम्पल लेते हैं, चाकू के द्वारा फल काटो। चाकू के द्वारा फल काटो। तो यहाँ पर के द्वारा जो आपका शब्द है, इसका आपको के द्वारा, चाकू आपका संज्ञा है, फल आपका कर्म है, काटो आपकी क्रिया है। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि चाकू के द्वारा फल काटो, तो के द्वारा शब्द का आपको पद परिचय यहाँ पर देना है। के द्वारा शब्द आपका संबंध बोधक है। जैसे मैंने आपको बताया संबंध बोधक यानी कि संबंध बताने वाला। तो अगर मैं कहूँ बच्चे विद्यालय की ओर चल पड़े, तो बच्चे और विद्यालय के बीच संबंध स्थापित करने वाला शब्द है की ओर। बच्चे विद्यालय की ओर चल पड़े। नेक्स्ट, सर्दी के मारे रोहन कांपने लगा। सर्दी के मारे रोहन कांपने लगा। सर्दी और कांपने में संबंध स्थापित कर रहा है के मारे शब्द। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सर्दी के मारे रोहन कांपने लगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको भेद बताना है। तो बहुत ही सारे मैंने आपको भेद इसके बताए थे और बहुत ही इजीली हमने एक्सप्लेन किए थे, बहुत ही आसान। अगर आपको एक अगर समझ में आ गया तो सारी चीजें आपको एक साथ समझ में आ जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया काल जो संबंध बोधक है, इसके आपको भेद मैंने बताए थे। तो इसके 8 भेद होते हैं। कितने भेद बताए थे मैंने इसके 8 भेद होते हैं। अब ये 8 भेद कौन कौन से होते हैं संबंध बोधक के, देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। काल बोधक, फिर स्थान बोधक, फिर दिशा बोधक। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा, अपनी कॉपी में लिखा होगा। साधन बोधक, नेक्स्ट हेतु बोधक, संग बोधक, नेक्स्ट विरोध बोधक, नेक्स्ट समता बोधक। सबको फिर से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। 8 भेद: काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, हेतु बोधक, संग बोधक, विरोध बोधक, समता बोधक। तो इस तरह से 8 भेद हमने ये बताए यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं काल बोधक। काल यानी कि समय, पहले से ही मैंने आपको बताया काल यानी कि समय, बोधक यानी कि बताने वाला, समय बताने वाला। तो ऐसा संबंध बोधक शब्द जो आपको काल के बारे में बता रहा हो। काल यानी कि से पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, के पश्चात आदि। समय का भी आपको यहाँ पर बोध हो रहा है और संबंध भी आपको यहाँ पर पता चल रहा है। के पीछे, के आगे, के पश्चात, के बाद, से पहले आदि। जैसे एग्जाम्पल, विनय से पहले रोहन घर पहुंच गया।
या रोहन के पश्चात सोहन विद्यालय पहुंचा। तो जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं तो दोनों में संबंध आपको दिखाई दे रहा है, रोहन और सोहन, ठीक है, और विनय और रोहन। तो इस तरह से जो दो चीजें हैं उनके बीच में संबंध भी आपको पता चल रहा है और काल भी आपको पता चल रहा है कि रोहन से पहले मोहन विद्यालय आ गया, सोहन से पहले श्याम घर चला गया, या इस तरह के बहुत सारे वाक्य जहां पर से पहले, के बाद, के पश्चात, के आगे, के पीछे, तो संबंध भी आपको इनमें नजर आ रहा है और काल भी आपको इसमें पता चल रहा है। नेक्स्ट, स्थान बोधक, यानी कि स्थान का जहां पर पता चले, स्थान के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, से दूर। तो जैसे यहाँ पर स्थान की बात की गई है, के नीचे अगर मैं कहूं, तो अगर मैं कहूं कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, या मैं कहूं कुर्सी के नीचे पेन गिरा हुआ है, या मैं कहूं टेबल के ऊपर पुस्तक रखी है, तो देखिए स्थान भी आपको यहाँ पर पता चल रहा है, के ऊपर, के नीचे, और दोनों में संबंध भी आपको दिखाई दे रहा है कि टेबल के नीचे पेन पड़ा हुआ है और कुर्सी के टेबल के ऊपर पुस्तक रखी हुई है और कुर्सी के नीचे पेन गिरा हुआ है। तो के नीचे, के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, संबंध भी दोनों में आ रहा है और स्थान का भी आपको यहाँ पर बोध हो रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट, दिशा बोधक। दिशा बोधक यानी कि दिशा के बारे में बताने वाले शब्द। अब दिशा, के सामने, के आसपास, की ओर, की तरफ, के समीप। तो जैसे घर के आसपास क्यों घूम रहे हो, घर की ओर चलो, मैं भी घर की तरफ जा रहा हूं, या जैसे मैं कहूं मैं भी विद्यालय की ओर जा रहा हूं, या विद्यालय की तरफ जा रहा हूं, या सोहन विद्यालय के समीप खड़ा है। तो एक दिशा का आपको बोध हो रहा है, एक दिशा का आपको ज्ञान हो रहा है कि मैं भी घर की ओर जा रहा हूं, मैं भी विद्यालय की तरफ जा रहा हूं, मैं भी बाजार की तरफ जा रहा हूं, मैं भी सिनेमा घर के सामने खड़ा हूं। तो यहाँ पर दिशा का आपको ज्ञान हो रहा है और दो चीजों में आपको संबंध भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा है साधन बोधक। साधन यानी कि कोई भी सामग्री, साधन के विषय में बताने वाला। तो साधन के लिए के कारण, के द्वारा, के जरिए, के सहारे। तो एग्जाम्पल, चाकू के द्वारा फल काटो, वृद्ध व्यक्ति लकड़ी के सहारे चल रहा है। कोई भी चीज, जैसे हमने कहा चाकू के द्वारा फल काटो, तो चाकू एक साधन है फल काटने का, तो साधन बोधक। साधन यहाँ पर बताया जा रहा है, चाकू साधन है फल काटने का, तो साधन बोधक यहाँ पर कह दिया। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा वृद्ध व्यक्ति लकड़ी के सहारे चल रहा है, तो वृद्ध व्यक्ति का सहारा वो लकड़ी है, यानी कि उसको साधन का वहां पर बोध हो गया, साधन है वो एक उसके चलने फिरने का। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, संग बोधक, सॉरी हेतु बोधक। तो हेतु बोधक में के अलावा, हेतु यानी कि इसके अलावा बताइए, इसके सिवाय बताइए, इसके अतिरिक्त भी कोई और चीज बताइए, या इसके बिना कोई चीज बताइए। तो कहते हैं भगवान के अलावा मेरा कौन है। तो भगवान और मनुष्य में संबंध स्थापित कर रहा है हेतु बोधक शब्द, और कह भी रहा है के अलावा, भगवान के अलावा मेरा कौन है, या तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कौन है। पुत्र के पिता के सिवाय पुत्र का कौन है, या पुत्र के सिवाय पिता का कौन है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो दोनों चीजों में, दोनों शब्दों में संबंध भी स्थापित कर रहा हो और हेतु का भी बोध करा रहा हो, हेतु बोधक। बिल्कुल। नेक्स्ट,
संग बोधक, संग यानी कि संग से आपको पता चल रहा है साथ, संग शब्द से पता चल रहा है साथ। तो अगर इसके एग्जाम्पल होंगे सहित, के साथ, के समेत, के संग आदि। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ, या आप पंकज के साथ आप सभी भी विद्यालय चले जाओ। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द जो आपको संग का भी बोध कराते हैं और आपस में संबंध भी स्थापित करवाते हैं, उन्हें संग बोधक शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट, विरोध बोधक। विरोध यानी कि किसी के खिलाफ कोई बातें करना, विरोध करना किसी चीज का। तो इसके लिए भी बिल्कुल इसी तरह के शब्द प्रयोग किए जाएंगे, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत। कानून के खिलाफ कुछ मत करो, कानून के खिलाफ कुछ मत बोलो, कानून के विपरीत मत जाओ, नियमों के विरुद्ध मत जाओ। तो इस तरह से आप जहां पर इस तरह के शब्दों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये आपके विरोध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, नियमों के विरुद्ध मत जाओ, विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट मत जाओ, नियमों के विरुद्ध मत जाओ। तो नियमों और आपके विरुद्ध संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है और विरोध भी यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, कानून के खिलाफ मत जाओ या कानून के विपरीत मत चलो। तो कानून और आपके बीच का संबंध भी इससे पता चल रहा है और विरोध भी प्रकट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर विरोध बोधक शब्द हमने कहा। नेक्स्ट, समता बोधक। समता यानी कि समानता, समता यानी कि समानता जो प्रदर्शित करता हो। तो जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम लेंगे, के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, के जैसा, ऐसी। जैसे हम कहेंगे, गायत्री के जैसा कोई नहीं है, सीता के समान कोई नहीं है, राम श्याम की तरह दिखता है। तो बिल्कुल देखिए, राम और श्याम में संबंध भी स्थापित हो रहा है और समता बोधक शब्द भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये तो आपके संबंध बोधक शब्दों के भेद हैं, जो कि 8 भेद मैंने आपको बता दिए हैं। और हम कर रहे हैं संबंध बोधक शब्द का पद परिचय। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, चाकू के द्वारा फल काटो, चाकू के द्वारा फल काटो। अब देखिए, चाकू क्या है? साधन है। किसका साधन है? फल काटने का साधन है। तो ये क्या होगा? साधन बोधक। इसमें हम क्या लिखेंगे? जब हम के द्वारा शब्द का पद परिचय देंगे तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम भेद लिखेंगे, साधन बोधक। साधन बोधक हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? संबंधित वाक्य। संबंधित वाक्य क्या है? देखिए, साधन बोधक है और चाकू और फल के बीच का संबंध बता रहा है। संबंधित वाक्य है चाकू और फल के बीच का संबंध, बीच का संबंध ये बता रहा है। नेक्स्ट, हमने कहा आदि शब्दों के साथ उसका वर्णन बता रहा है। इन शब्दों का पद परिचय दे सकते हैं। तो जो हमने आज पढ़ा उसमें विशेषण के पद परिचय हमने पढ़े, क्रिया के पद परिचय हमने पढ़े, क्रिया विशेषण का पद परिचय हमने पढ़ा, संबंध बोधक का पद परिचय हमने पढ़ा। तो इस तरह से हमने 4 चीजें आज पढ़ी। सबसे पहले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का और संबंध बोधक का। तो इसमें आपने देखा कि इसमें भेद कितने जरूरी हैं याद करने। तो बच्चों, जैसे कि हमने आज क्रिया विशेषण, संबंध बोधक
और क्रिया और विशेषण के यहाँ पर पद परिचय पढ़े तो आपने देखा कितने ज्यादा जरूरी है आपको इन सब के भेदों का ज्ञान होना। तो प्लीज आज का आपका फिर से यही होमवर्क है कि आप इन सब के भेदों को एक बार जरूर रिवाइज करके आइए घर से, क्योंकि हमने ये सारी चीजें आपके हिंदी व्याकरण के सेशन में पढ़ी है, सारी चीजें हमने याद की हुई है, सारी चीजें हमने रिवाइज की हुई है। तो आज का होमवर्क जरूर याद रखिए और नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उस सेशन में हम सबसे पहले शुरू से लेके लास्ट तक के जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक, आज के सेशन तक जितने भी हमने यहाँ पर पद परिचय किए हैं, इन सबको रिवाइज करते हुए इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और फिर इनका जवाब आप लोग देंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।